सब्जेक्ट रीजनिंग एबिलिटी, चैप्टर का नाम इनइक्वालिटी या फिर इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन भी बोलते हैं। और आज हम देखने जा रहे हैं बेसिक कंसेप्ट और कुछ एग्जाम्पल। तो सबसे पहले इनइक्वालिटी या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन किसे बोलते हैं। मैथ्स ऑपरेशन जनरली हमने ये स्टडी कर रखा है अपने 10th स्टैंडर्ड के इर्द गिर्द, जहाँ पे 5 मुख्य मैथ्स ऑपरेशन होते थे। एक होता था ग्रेटर देन, एक होता था लेस देन, एक होता था ग्रेटर और इक्वल, एक होता था लेस और इक्वल, और एक होता था इक्वल टू। ठीक है, अब रटने को तो अच्छे से रट के आप चले जाओगे आगे तो आराम से भी हो जाएगा, बट बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ट्रिकी क्वेश्चन होगा, लेंदी क्वेश्चन होगा, तब ये चीज़ काम आएगी। तो ये चीज़ समझ लो, ग्रेटर देन सिंबल का मतलब क्या होता है, जिसकी और ये क्लोज माउथ होता है या फिर कोनी वाला पोर्शन होता है, वो साइड वाला छोटा माना जाएगा कंपेयर टू जिसके साइड ओपन माउथ है, यानी जो मुंह खुला हुआ है, दो एंगल, दो साइड दिख रही है। यानी अगर मैं नोट डाउन करता हूँ A इज़ ग्रेटर देन B, ठीक है। अब हम बड़ा छोटा कैसे कंसिडर करते हैं, जनरली इन टर्म्स ऑफ वैल्यू हम ज़्यादा डिजिट में समझते हैं, ठीक है, कि A B से बड़ा है तो हम उसकी हाइट नाप लेंगे या फिर उसका वेट देख लेंगे या फिर उसका मनी देख लेंगे। अल्टीमेटली हम उसको कंसिडर करते हैं बड़ा, ठीक है। तो मैं आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ, ये जस्ट एग्जाम्पल है, कंसिडरेशन। बाकी ए की वैल्यू पता नहीं है, एक चीज़ समझ लो, ए की वैल्यू जो भी होगी वो, मतलब ए की वैल्यू अगर x है तो b की वैल्यू x से माइनस कुछ पॉइंट होगी ही होगी। मतलब x माइनस 1, 2, 3, 4, मतलब x कभी नहीं हो सकती, वो इक्वल कभी नहीं हो सकती। मतलब अगर a 8 है तो b को 7 या 7 से कम ही होना पड़ेगा, 7 से ज़्यादा भी हो ही नहीं सकता। मतलब b अगर 7.999 बने ना तो भी चलेगा, बट b कभी भी 8 नहीं बनेगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन इटसेल्फ रिप्रेजेंट करता है कि a बड़ा है। समझ में आई बात? मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई होगी। अब दूसरा सिंबल क्या है, लेस देन। लेस देन का मतलब इसका उल्टा, ये ग्रेटर देन बोला है, तो अगर मैं लिखता हूँ a इज लेस देन b, सो इन शॉर्ट बात तो वही है, जिसकी साइड क्लोज माउथ रहेगा वो छोटा है। मतलब इस केस में a छोटा है और जिसकी साइड ओपन माउथ रहेगा यानी मुंह खुला हुआ है वो बड़ा होगा। मतलब यहाँ इस केस में क्या है, अगर b x होता है तो a को x माइनस समथिंग होना ही पड़ेगा। अगर b की वैल्यू 10 होती है तो a की वैल्यू 9 या 9 से कम ही होगी, 9 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर डेसिमल में जा रहे हो तो 9.99 हो सकती है, बट कभी भी वो 10 नहीं हो सकती। b ऑलवेज हर केस में a से बड़ा रहेगा, ठीक है। सो ग्रेटर देन सिंबल का ये मतलब होता है, लेस देन सिंबल का ये मतलब होता है। अब सिंपल भाषा में आपको यहाँ तक का समझाऊँ तो अगर मैं लिखता हूँ a इज़ ग्रेटर देन b इज़ ग्रेटर देन c, सही ना, ये बेसिक चल रहा है। अब ये स्टेटमेंट के तौर पे मैं देता हूँ कि ये है, मतलब ये आपको क्वेश्चन में मिला, क्वेश्चन में आपको ये स्टेटमेंट मिला। अब उसके बेस्ड ऑन आपको मैं कंक्लूजन पूछ रहा हूँ कि क्या इस स्टेटमेंट के अनुसार मैं ये कह सकता हूँ कि a इज़ ग्रेटर देन c। सो आपको जजमेंट ये दिखाना है कि a की वैल्यू b से बड़ी है, b की वैल्यू c से बड़ी है, तो क्या अल्टीमेटली a की वैल्यू c से बड़ी हो जाएगी? तो जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगी। अगर आप लॉजिकली देखते हैं, मैं चलो इसको नंबर से रिप्रेजेंट करता हूँ। मान लेते हैं a 100 है, तो a की वैल्यू से b की वैल्यू एटलीस्ट कुछ तो कम होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। तो मैं b को 90 कंसिडर कर लेता हूँ। अब b 90 है तो b इज़ ग्रेटर देन c दिया है, तो c की वैल्यू b से भी कम ही होनी चाहिए। तो कोई भी सूरत में c की वैल्यू 100 से तो ज़्यादा हो ही नहीं सकती, 90 भी नहीं हो सकती। तो c की वैल्यू मैं कंसिडर कर लेता हूँ 50। ये मैं जस्ट कंसिडर कर रहा हूँ, ऐसा दिया नहीं है, जस्ट हमें सिंबल के अनुसार ये जजमेंट लगाना है। सो अल्टीमेटली a जो है वो c से बड़ा बन ही जाएगा, क्योंकि 100 50 से बड़ा ही है। सो इन शॉर्ट, अगर फ्लो एक साइड का ही है, ये दिख रहा है फ्लो, और साइन सेम है, तो आपका आंसर करेक्ट ही रहेगा। ये कंक्लूजन
फॉलोज करता है। जी हाँ, ऐसा होगा। अगर पूछा होता कंक्लूजन में क्या ए लेस देन सी हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए स्टेटमेंट के अनुसार बी से बड़ा है, बी स्टेटमेंट के अनुसार सी से बड़ा है, सो अल्टीमेटली ए बी स्टेटमेंट के अनुसार सी से बड़ा ही होगा, वो छोटा हो ही नहीं सकता। क्या ए सी के जितना हो सकता है, ये भी गलत बात है। ए सी के जितना भी नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है। यहाँ पे समझ में आई बात? मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। अब यही क्वेश्चन को अगर मैं उल्टा पूछ लूँ कि ए इज़ लेस देन बी इज़ लेस देन सी, तो क्या सर ए ग्रेटर देन सी हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से। अल्टीमेटली अगर मैं ए को 100 मानता हूँ तो बी को 100 से बड़ा ही होना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, जिसकी साइड क्लोज माउथ होता है वो छोटा होगा, तो ए अगर 100 है तो बी को बड़ा ही होना पड़ेगा, यानी बी 150 होगा। ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये फिगर्स आपको समझ में जल्दी आए उसके लिए मैं लिख रहा हूँ। बाकी ऐसे वैल्यूज़ पता ही नहीं है, वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती है और कंपैरिजन कुछ भी हो सकता है। आपको जस्ट ये कंसिडर करना है कि ए बी से छोटा है और सी बी सी से छोटा है, मतलब अल्टीमेटली बी की वैल्यू सी से कम होनी चाहिए, यानी सी की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तो मैं सी को 300 कंसिडर करता हूँ। सो अल्टीमेटली ए कोई भी हालत में सी से बड़ा नहीं हो सकता। एक ही चीज़ हो सकती है कि ए सी से छोटा हो, ये करेक्ट होगा, और ए इक्वल टू सी नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी इसके जितनी इक्वल टू नहीं आएगी। समझ में आई बात? ये दोनों सिंबल का मतलब वैसे तो पढ़े होंगे तो कोई इशू है ही नहीं, बट फिर भी अगर भूल गए हो, धुंधला सा याद है, तो आपको ये चीज़ ज़रूरत रहेगी। ठीक है, अब चलिए जानते हैं बाकी दो सिंबल का। जैसे कि नेक्स्ट सिंबल क्या था, ग्रेटर और इक्वल। इसको बोला ही जाता है ग्रेटर और इक्वल, यानी इसका सॉल्यूशन ये है कि या तो ये हो सकता है, अगर ये नहीं हुआ तो ये होगा। समझिए बात? अगर मैं इसको अनदर वे में बोलूं कि अगर मैं लिखता हूं a इज ग्रेटर और इक्वल्स टू b, इसका मतलब ही होता है कि या तो a ग्रेटर देन b है और a इज इक्वल्स टू b है। अब स्टेटमेंट इटसेल्फ जस्टिफाई नहीं कर रहा कि दोनों में से क्या है, जस्ट इसने क्या कह दिया कि a इज ग्रेटर और इक्वल्स टू b। सो ये एक टू वे कंडीशन है, ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है, दोनों साथ में, मतलब एक ही वैल्यू किसी एक पॉइंट पे सेम भी हो ऐसा नहीं हो सकता। मतलब दो ही सीन हो सकते हैं, या तो एक ही वैल्यू इस कंडीशन में देखे a इज़ ग्रेटर देन b, यानी एक ही वैल्यू b से बड़ी होनी चाहिए। अगर a 100 है तो b 50 होगा, और इस कंडीशन में अगर a 100 है तो b को भी 100 ही होना पड़ेगा। तो कंडीशन इटसेल्फ सेज दैट a ग्रेटर और इक्वल्स टू b, दो हमें ऑप्शन देता है, या तो ये आंसर हो सकता है या तो ये आंसर हो सकता है, बट दोनों में से कौन सा होगा वो कंप्लीट वेरीफाइड नहीं करता। सो हम क्या करेंगे, ये होगा तो भी मान लेंगे, ये होगा तो भी मान लेंगे, बट अगर ये सिंगल पूछा जाए कि a इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू b में क्या a ग्रेटर देन b है, तो हम 100% ये नहीं बोल सकते कि हाँ सर a 100% b से बड़ा ही है, क्योंकि साथ में जो इक्वल टू सिंबल है वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है उसके आंसर्स को कि a इक्वल टू भी तो हो सकता है। मतलब ये वाली प्रोबेबिलिटी जितनी सही है 50%, उतनी प्रोबेबिलिटी ये भी सही है कि ये भी सही हो। समझ रहे हो? चलिए एक और समझाता हूँ कि मान लेते हैं अगर a इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू b है, सो इसका जस्टिफिकेशन तो यही निकल सकता है कि a या तो बड़ा हो या तो उसके जितना हो। ऐसा नहीं बोल सकते कि a केवल बड़ा है, या फिर ऐसा भी नहीं बोल सकते कि a केवल इकलौता इक्वल है। ये दोनों में से कोई एक केस हो सकता है, तो हम इसके लिए पार्शियल ट्रू रहेंगे। मतलब ये 100% ट्रू नहीं है, ये भी 100% ट्रू नहीं है। समझ में आई बात? ठीक है, अब इसके बेस्ड ऑन एक आपको एग्जांपल लेते हैं। a इज ग्रेटर इक्वल टू b, b इज ग्रेटर इक्वल्स टू c। अब कंडीशन में ये स्टेटमेंट है, मतलब हमें सवाल में ही ये स्टेटमेंट दे दिया गया है, यानी हमें इसको ट्रू मान लेना है। इसके बेस्ड ऑन हमें कंक्लूजन पूछा जा रहा है कि क्या a इज ग्रेटर देन c। हमें कंक्लूजन पूछा जा रहा है
क्या A इज़ ग्रेटर देन C? अगर कोई बंदा ये कहता है कि सर हाँ ये सही है, तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सही नहीं है। कैसे नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि पार्शियली आप A और B का रिलेशन ही जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि A B से इक्वल है या फिर A B से बड़ा है। समझाता हूँ वैल्यूज़ लेके। अगर मान लेते हैं A 100 है, अगर इक्वल कंडीशन के साथ जाते हैं तो B को भी 100 होना पड़ेगा, और अगर A 100 है और ग्रेटर देन कंडीशन जाते हैं तो B को छोटा होना पड़ेगा, क्योंकि जिसके साइड क्लोज माउथ है वो B छोटा होगा। तो मैं इसको 50 कंसिडर करता हूँ। अब B और C का रिलेशन देखते हैं। अब B 100 है, अगर हम इक्वल टू कंडीशन के साथ जाते हैं तो C को भी 100 होना पड़ेगा, और अगर हम ग्रेटर देन कंडीशन से जाते हैं यानी ये C को छोटा होना पड़ेगा, तो 50 और 50 अगर B है तो C 25 बनेगा। अब कोई बोलेगा नहीं सर 100 वाले में हम लेस वाला कंडीशन लेंगे। आप कितने भी कंडीशन ले लो, मैं इक्वल टू के कंडीशन सभी का देखूंगा, तब A इज़ इक्वल टू B और B इज़ इक्वल टू C का कंसिडर करूंगा, तब वो 100 100 100 ही मुझे रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं A इस पॉइंट पे A इक्वल टू की कंडीशन कंसिडर करता हूँ तो B और C के पॉइंट पे भी मुझे 100 लेके ही जाना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट मुझे एक केस में ऐसा मिलता है कि A इज़ इक्वल्स टू C, क्योंकि ये 100 और ये 100 इक्वल है। और दूसरे कंडीशन ऐसी मिलती है कि 100 और 25 यानी 100 वाला बड़ा है, सो A इज़ ग्रेटर देन C। सो अल्टीमेटली 50% एक कंडीशन मुझे ये भी मिल रही है कि या तो ये हो या तो ये हो, यानी मैं इंडिविजुअल को तो आंसर आउट नहीं कर सकता। मतलब ये मेरा स्टेटमेंट कंप्लीटली फॉलो नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, पार्शियल ट्रू है, तो मैं इसको डैश रखूंगा। डैश का मतलब होता है हमें पता नहीं है, हम डाउट में हैं, डैश। अगर दूसरा कंक्लूजन मैं आपको दूं, क्या A लेस देन C हो सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं। A किसी भी सूरत में C से छोटा नहीं हो सकता, C के जितना होगा या C से बड़ा होगा। सो अल्टीमेटली ये कंप्लीटली फॉल्स है, बट ये पार्शियल ट्रू है, पार्शियल डाउटफुल है। हम इसको आंसर तो नहीं देंगे, सिंगल को आंसर हम जस्टिफिकेशन दे ही नहीं सकते हैं, बट हम आइदर और वाला आंसर दे सकते हैं। अगर थर्ड स्टेटमेंट है कि A इज़ इक्वल्स टू C, तो कोई ये इक्वल टू देख के इसको करेक्ट कर देता है, तो ये भी गलत है। मैंने आपको स्टेटमेंट इटसेल्फ एक्सप्लेन किया कि ग्रेटर और इक्वल्स टू में ग्रेटर जितने होने की संभावना है उतने ही इक्वल्स टू होने की संभावना है। सो अल्टीमेटली A इज़ इक्वल्स टू C, आपने यहाँ पे देखा होगा 100 इज इक्वल टू 100 आपको एक कंडीशन मिलती है, तो ये भी डाउटफुल केस रहता है। और जब दोनों डाउटफुल है तो अगर हमें ऑप्शन मिलता है कि ऑप्शन ऐसा हो दिया गया, आइदर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 यानी कंक्लूजन 3 फॉलोज, सो हमारा आंसर ये करेक्ट होगा ऑप्शन। क्यों? क्योंकि या तो A ग्रेटर देन C हो सकता है या तो A इक्वल टू C हो सकता है, लेस देन तो होने की प्रोबेबिलिटी ही नहीं है। सो हमारा ये आंसर करेक्ट है। अगर कंक्लूजन हमें ऐसा मिलता है, फोर्थ कंक्लूजन, कि सर A इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू C सही है, सो ये ऑप्शन में और ये वाले ऑप्शन में करेक्ट है। A इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू C, इसमें भी ये तो यही बोला जा रहा है A इज़ ग्रेटर देन और A इज़ इक्वल्स टू C। सो अल्टीमेटली ये कंबाइंड में बोला जा रहा है। सो अगर आपको इस वाले स्टेटमेंट में ये दो इंडिविजुअल कंक्लूजन पूछे जाए तो आपको आइदर और में आंसर देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपको ये कंप्लीट होल ऐसे ही सिंबल के साथ पूछा जाए A ग्रेटर और इक्वल्स टू C, तो आप इसको कंप्लीट ट्रू टिक मार्क कर सकते हो। अब इसका उल्टा भी पूछ सकते हैं। देखो समझना, इसका उल्टा मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट यही है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पूरा उल्टा लिख रहा हूँ। मतलब C यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये सिंबल को उल्टा कर रहा हूँ और A को यहाँ लिख रहा हूँ। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, पोजीशन चेंज हो गई ना तो इसको आंसर मार्क नहीं करते, मतलब नहीं सर गलत है देखो ना। बट मैंने आपको क्या बोला है कि आपको इसका माउथ देखना है। माउथ यहाँ पे किसकी ओर था, C की ओर था। मतलब कंडीशन ये कह रही है कि A जो है वो बड़ा या तो इक्वल है C से। यहाँ पे क्या है, लेस और इक्वल, यानी A जो है वो C जो है वो छोटा और इक्वल है A से।
अल्टीमेटली जो क्लोज माउथ है वो सी की ओर ही है, यहाँ पे भी क्लोज माउथ तो सी की ओर ही है। तो दोनों ही सूरत में ये सेम स्टेटमेंट या फिर कंक्लूजन है, तो आपके दोनों ही सूरत में ये आंसर सही निकलेंगे। बट अगर मैं ऐसा लिखता हूँ सी इज ग्रेटर और इक्वल्स टू ए, हो सकता है ये स्टेटमेंट के अनुसार, ये दिए गए स्टेटमेंट के अनुसार, तो नहीं, ए किसी भी सूरत में छोटा तो नहीं बन सकता सी में, और ये क्लोज माउथ ए की ओर है, तो ये गलत होगा, यानी कंप्लीटली रॉन्ग। समझ में आई बात? मैं समझ रहा हूँ कि समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो रिकैप करना और समझना। एक बार ये क्लियर हो गया हो ना, तो फिर डाउट होगा ही नहीं, आपका डाउट ही क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान है ये, 5 नंबर आप आराम से ले सकते हो। उसकी तरह ही एक और सिंबल है लेस और इक्वल। अब सेम हमने जो ग्रेटर और इक्वल समझा, वही चीज़ यहाँ पे है, या तो लेस या तो इक्वल। ये स्टेटमेंट इटसेल्फ, ये सिंबल इटसेल्फ हमें बता रहा है कि या तो लेस देन हो सकता है या तो इक्वल टू हो सकता है। मतलब अगर मैं लिखता हूँ a इज़ लेस और इक्वल टू सी, तो इसका कंडीशन ये हो सकता है कि a c से छोटा है या फिर a c के जितना है। मतलब अगर मैं वैल्यू से समझूँ, अगर a 200 है, क्लोज माउथ a की ओर है, तो a छोटा होना चाहिए, तो c डेफिनेटली बड़ा होगा, तो c को मुझे 500 ही कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब 200 से ज़्यादा कोई भी वैल्यू कंसिडर कर लो, मतलब c 200 तो किसी भी हालत में नहीं होगा। और अगर कंडीशन ऐसी है कि a 200 है और इक्वल्स टू यानी c भी 200 होगा, सो ये दोनों केस में, मतलब a इज़ लेस और इक्वल टू c में, या तो ये भी हो सकता है 50% ये सही है, या तो ये हो सकता है 50% ये सही है। मतलब अगर किसी एक मोमेंट पे, किसी एक पॉइंट पे कोई एक वैल्यू कंसिडर करके हम देखेंगे ना, तो हमें इनमें से कोई एक आंसर ही मिलेगा। दोनों आंसर साथ में कभी नहीं आ सकते। बट अगर हमें कंक्लूजन भी ऐसा ही दिया जाए कि a इज़ लेस और इक्वल टू c, तो हमें उसको कंसिडर करना रहेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ कि a इज़ लेस और इक्वल्स टू c इज़ लेस और इक्वल्स टू d। अब क्या हुआ, हमें कंक्लूजन पूछा जाए, ये हमारा स्टेटमेंट है, मतलब ये हमें सही है ऐसा कंसिडर कर लेना है। और कंक्लूजन नंबर 1 हमें पूछ रहा है कि क्या a इज़ लेस और इक्वल्स टू d, क्या a d से छोटा और इक्वल है। अब कंक्लूजन इटसेल्फ सेज दैट लेस देन और इक्वल्स, सो कंप्लीटली करेक्ट है, क्लोज माउथ एक ही साइड ही है, तो हमारा ये आंसर सही है। अगर स्टेटमेंट 2 ऐसा हो कि d इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू है, अगेन क्लोज माउथ किसकी ओर है, a की ओर है, सो a छोटा ही रहेगा या तो इक्वल ही रहेगा। सो अगेन ये भी करेक्ट ही है, क्योंकि ये दोनों कंक्लूजन में कोई अंतर नहीं है। अगर हमें पूछा जाए कि a इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू d, तो यहाँ पे ये समझ जाना कि a तो छोटा ही है सबसे, a c से छोटा है, c d से छोटा है, या फिर तीनों इक्वल है, तो अल्टीमेटली a बड़ा तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो नॉट फॉलो, यानी कंप्लीटली नॉट फॉलो होगा। बट इस केस के विपरीत अगर हमें कोई कंक्लूजन दिया जाए कि a इज़ लेस देन d, क्या a d से छोटा है, तो हम इसका आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि 50% केस में हो सकता है, लेस देन सिंबल है, तो 50% केस में वो नहीं भी हो सकता है, तो हम इसके लिए डाउटफुल रहेंगे, इसको आंसर फाइनल मार्क नहीं करेंगे। अगर आइदर और में लीड होता है तो कंसिडर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर हमें नेक्स्ट कंक्लूजन मिलता है कि d ग्रेटर देन a, तो गलत मत कर देना, ये समझना a c से छोटा होना चाहिए। इस केस में भी क्लोज माउथ किसकी ओर है, a की ओर है, तो d से a छोटा ही है। यहाँ पे भी a से c छोटा है, c से d छोटा है, तो अल्टीमेटली a से d छोटा ही रहेगा। अगर वैल्यू से रिप्रेजेंटेशन करके देखना है, तो अगर a 100 है तो c क्या हो सकता है, या तो लेस देन यानी c 50 हो सकता है, या तो इक्वल्स टू यानी c भी 100 ही होगा। अगर c इज़ लेस और इक्वल टू d, तो अगर c 50 है तो d की वैल्यू उससे कम ही होनी चाहिए, यानी 25 मैं कंसिडर करता हूँ। और अगर इक्वल्स टू कंसिडर कर रहा हूँ, अगर c 100 है तो ये भी 100 ही होना चाहिए। समझ में आई बात? ओके, सो यहाँ पे आपको कंप्लीटली समझ में आ गया कि यहाँ पे भी आपको 2 केस मिल रहे हैं कि a और c, a और d इक्वल हो सकते हैं, या तो a की वैल्यू d की वैल्यू से, मैंने क्या किया, मैंने ये पूरा गलत रिप्रेजेंट किया कि
ए अगर 100 है, सी 50 नहीं हो सकता, सी को बड़ा ही होना पड़ेगा, यानी सी 150 होगा और ए इक्वल टू होगा। और सी अगर छोटा है डी से तो इसको 225 ही होना पड़ेगा, ये छोटा नहीं होगा। सो यहाँ पे क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू डी, या तो ए लेस देन डी आएगा, समझे। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो ए लेस देन डी या डी ग्रेटर देन है, दोनों ही सूरत में डी बड़ा है ए छोटा है, तो ये भी डाउटफुल है और ये दोनों कंक्लूजन सेम ही हैं। और कंक्लूजन नंबर 6 अगर मैं ऐसा बोलूँ कि ए इज इक्वल्स टू डी, तो ए इक्वल टू डी एक कंडीशन हमें मिलती है, तो ये भी डाउटफुल ही रहेगा, हम इसको कम्प्लीटली 100% ट्रू नहीं मान सकते। और कंक्लूजन नंबर 7 अगर मैं लिखता हूँ d इज इक्वल्स टू ए, तो a इक्वल टू डी बोलूँ या d इक्वल टू ए बोलूँ, बात एक ही है। अगर मैं आपसे हाथ मिलाता हूँ तो इनडायरेक्टली आप भी मुझसे हाथ मिला ही लेते हैं, फिर ऐसा नहीं कहेंगे कि आपने मुझसे हाथ नहीं मिलाया। सो ये वाली कंडीशन है, ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसमें आंसर ये हो सकता है कि आइदर कंक्लूजन 4 ये वाला और कंक्लूजन 6 फॉलो, सही ना। अब 4 और 5 कंक्लूजन सेम ही है, बट अगर ऑप्शन ऐसा लिखे आइदर कंक्लूजन 5 और 6 फॉलो तो भी करेक्ट है। अगर लिखे कंक्लूजन 5 और 7 फॉलो तो भी कंडीशन ठीक है। अगर लिखे कंक्लूजन 4 और 7 फॉलो तो भी कंडीशन ठीक ही है, क्योंकि कंडीशन को मतलब a इज़ ग्रेटर देन b लिखूँ या b इज़ लेस देन a लिखूँ, दोनों ही सूरत में बात एक ही है, बस मैंने डायरेक्शन बदल दी है। इसको उल्टा करोगे तो अगेन ये यहीं कन्वर्ट हो जाता है, समझ में आई बात। मैं उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल देख के आपको ज़्यादा समझ आएगा। एक और स्टेटमेंट है a इज़ इक्वल्स टू वाला, a इक्वल्स टू b, इक्वल्स टू का सिंबल इक्वल्स टू इटसेल्फ डिनोट करता है कि a की जो भी वैल्यू होगी वही वैल्यू b की भी होगी। मतलब अगर मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ a इज़ इक्वल्स टू b इज़ इक्वल्स टू c इज़ इक्वल्स टू d, तो सिंपल शब्दों में a की वैल्यू जो भी मानी जाएगी वही b की भी रहेगी, वहीं c की भी रहेगी, वहीं d की भी रहेगी। मतलब मैं a की वैल्यू 5 कंसिडर करता हूँ तो b भी 5 होगा और c भी 5 होगा और d भी 5 होगा। मतलब अगर कंक्लूजन हमें पूछा जाता है कि क्या a इज़ इक्वल्स टू c है, ये स्टेटमेंट के अनुसार बिल्कुल है। क्या a इज़ इक्वल्स टू d है, बिल्कुल है। अगर कंक्लूजन पूछा जाता है क्या c इज़ इक्वल्स टू a है, बिल्कुल है। अगर कंक्लूजन पूछा जाता है क्या d इज़ इक्वल्स टू है, बिल्कुल है। अगर कंक्लूजन पूछा जाता है क्या b इज़ इक्वल्स टू d है, बिल्कुल है। अगर कंक्लूजन पूछा जाता है क्या d इज़ इक्वल्स टू b है, बिल्कुल है। सारे कंक्लूजन यहाँ पे करेक्ट आएंगे। बट अगर कंक्लूजन पूछा जाता है कि क्या VII 7 क्या a इज़ ग्रेटर देन d है, किसी भी सूरत में a d से बड़ा नहीं होगा, कैंसल। क्या अगर कंक्लूजन ऐसा पूछा जाता है कि क्या a d से छोटा है, a लेस देन d, ये भी गलत है। अगर कंक्लूजन पूछा जाता है कि क्या a इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू d, तो काफ़ी लोग ये सोचेंगे कि सर इक्वल्स टू तो इसमें है, यानी आइदर वाला सही है और वाला भी सही है, मतलब आइदर और में एक केस सही है, तो क्या हम इसको डाउट में रखेंगे? नहीं, आप डाउट में नहीं रखोगे, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट इटसेल्फ आपको क्लियर करके दे रहा है कि सबकी वैल्यू इक्वल्स ही हैं। और ये कंक्लूजन ऐसा पूछ रहा है कि ग्रेटर और इक्वल्स हैं, या तो ग्रेटर भी हो सकता है या तो इक्वल्स टू भी हो सकता है। अब ये वाली कंडीशन जब आपको कंक्लूजन में पूछी जा रही है तब आपको स्टेटमेंट में ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे क्या है, a ग्रेटर देन d ऑलवेज फॉल्स रहेगा और वाली कंडीशन a इक्वल्स टू d ऑलवेज ट्रू रहेगी। तो पार्शियल ट्रू आप मान सकते हो, बट हमें पूछा है दोनों साथ में, तो हम इसको आंसर नहीं कर सकते, इसको गलत ही रखेंगे। हम इसको डाउट में भी नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि हमें ये पता है कि 50% ये ऑलवेज गलत ही रहेगा, ये कभी ट्रू नहीं निकलेगा इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए, तो हम इसको आंसर मार्कआउट नहीं कर सकते।
अगर हमें कंक्लूजन मिलता है D इज़ लेस और इक्वल्स टू A, तो भी ये गलत ही रहेगा। अगर हमें कंक्लूजन मिलता है A इज़ लेस और इक्वल्स टू D, तो भी ये गलत ही रहेगा। समझ रहे हो मेरी बातों को कि स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट में ऐसा है ग्रेटर और इक्वल्स टू सिंबल और कंक्लूजन में ग्रेटर देन है और इक्वल्स टू है, तो इसको आइदर और दे सकते हो। बट अगर स्टेटमेंट में ही केवल ग्रेटर देन है या फिर केवल इक्वल्स टू है, तो आप इसमें आपको कंक्लूजन पूछा जाए कि क्या ग्रेटर और इक्वल्स टू है, नहीं, इस केवल इसके बेसिस पे नहीं हो सकता और केवल इसके बेसिस पे भी आपका नहीं हो सकता। समझे बात? एग्जाम्पल देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। आपको सिंपल इतना समझना है कि जो वैल्यू है वो सनातन नहीं है, मतलब यहाँ पे फिक्स नहीं है। वैल्यू मैंने आपके एक्सप्लेनेशन के लिए दिए है और आपको मेजरली आइदर और केस के लिए ही देखना है, ठीक है। चलिए, और फ्लो ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूँ, चलिए एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ, अब आपको समझ में आएगा। देखो, हमने अब तक कौन सा एग्जांपल दिया कि हमने फ्लो सेम वाला ही लिया, अब तक जितना भी लिया। पहले हमने क्या लिया, A इज़ ग्रेटर देन B इज़ ग्रेटर देन C को जज किया, और हमने क्या पूछा था, A इज़ ग्रेटर देन C है, करेक्ट है। क्या C इज़ लेस देन A है? अगेन छोटा वाला मतलब बंद मुख किसकी ओर, C की ओर है, यहाँ पे बंद मुख किसकी ओर, C की ओर, तो अल्टीमेटली ये दोनों कंक्लूजन सेम ही हुए, तो ये करेक्ट है। अगर हम पूछते हैं A इक्वल्स टू C है, नहीं है। C इज़ इक्वल टू A है, ये दोनों कंक्लूजन सेम ही है, नहीं है। अगर पूछा जाता है A इज़ ग्रेटर और इक्वल टू C है, नहीं है। A इज़ लेस और इक्वल टू C है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे केवल ग्रेटर देन है स्टेटमेंट में, और कंक्लूजन में हमें अगर डबल सिंबल पूछ रहा है तो हम इसका जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते, क्योंकि हमें पता है कि ग्रेटर देन ऑलवेज ट्रू रहेगा बट इक्वल्स टू कभी नहीं होगा, और इक्वल्स टू कभी नहीं होगा इट मीन्स ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा कभी फॉलो नहीं होगा। पार्शियली फॉलो हो सकता है बट पूरा का पूरा कभी नहीं फॉलो हो सकता है, यानी ये कंक्लूजन हम जजमेंट में ही नहीं देंगे, और लेस देन तो होने की संभावना है ही नहीं, तो बात में गलत है, ठीक है। अब पूछा जाए कि अब सिंबल है A इज़ ले, अगर मैं पूछूँ A इज़ लेस देन B इज़ लेस देन C, सेम अगर इसके लिए जजमेंट करूँ A इज़ ग्रेटर देन C, तो ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे A छोटा होने है, किसके लिए बात कर रहा हूँ, A इज़ लेस देन C के लिए बात कर रहा हूँ, सॉरी ग्रेटर देन C के लिए। सो यहाँ पे स्टेटमेंट इटसेल्फ बोल रहा है कि A छोटा है B से और B छोटा है C से, तो अल्टीमेटली A भी छोटा होना चाहिए C से, ये गलत है। बट अगर C इज़ लेस देन A लिखा है तो भी छोटा मुंह किसकी ओर है, बंद मुंह C की ओर, यहाँ पे भी बंद मुंह C की ओर है, तो C छोटा ही रहेगा, तो C गलत है। सही है। नेक्स्ट, आपको ये समझना है कि छोटा मुंह मतलब क्लोज माउथ किसकी ओर जा रहा है, डायरेक्शन आपको अच्छे से देखनी है। समझ रहे हो ना? ओके। अब अगर मैं इक्वल्स टू की बात करूं तो इक्वल्स टू तो हो ही नहीं सकता, A इक्वल्स टू C बोले या C इक्वल्स टू A बोले, हो ही नहीं सकता। अगर मैं A इज़ लेस और इक्वल्स टू C की बात कर रहा हूं तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि लेस ऑलवेज ट्रू होगा बट इक्वल्स टू कभी नहीं होगा। इक्वल्स टू कभी नहीं होगा तो साथ में ये कभी नहीं होगा, आइदर और केस कभी नहीं होगा, तो ये गलत ही रहेगा। और A इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू होने के चांसेस ही नहीं है। समझ गए बात? ओके। अब बात आती है मुद्दे की कि जो मुझे आपको समझानी है। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ A इज़ ग्रेटर देन B और सिंबल बदल देता हूँ B इज़ लेस देन C। अब तक क्या था, मैं फ्लो सेम रख रहा था। देखो, ये राइट साइड जा रहा है, ये लेफ्ट साइड जा रहा है, मतलब ये ग्रेटर देन वाला है, ये लेस देन वाला है, तो मैं फ्लो सेम रख रहा था। अब जब भी फ्लो चेंज होगा तो आपको डाउट में ही हो जाना है। जब भी फ्लो चेंज होता है आपको डाउट में ही हो जाना है। कहने का तात्पर्य इतना है कि अगर पूछा जाए A ग्रेटर देन C है, इस स्टेटमेंट के अनुसार अगर हमें पूछा जाता है A ग्रेटर देन C तो हम डाउट में रहेंगे। अगर पूछा जाता है A लेस देन C तो भी हम डाउट में रहेंगे। अगर पूछा जाता है कि सर A इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू C, तो भी डाउट में रहना है, गलत नहीं करना है। काफ़ी लोग क्या बोलेंगे, सर यहाँ पे A इज़ लेस और इक्वल टू C को आपने गलत मार्क किया था,
क्योंकि यहाँ पे क्या था सीन कि लेस देन होगा बट इक्वल टू नहीं होगा, तो हमने गलत ही करना है क्योंकि इक्वल टू कभी नहीं हो सकता। सो इक्वल टू यहाँ पे भी नहीं दिख रहा, तो हम इक्वल टू कभी नहीं होंगे, तो इसको भी हम गलत ही कर देते 100%। नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ये कभी भी गलत 100% नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पे बताता हूँ। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू अगर हम 100 कंसिडर करते हैं तो बी की वैल्यू क्या होगी, ए ग्रेटर देन बी है, मतलब क्लोज माउथ बी की ओर है, तो बी छोटा ही होना चाहिए। बी की वैल्यू मैं कंसिडर कर लेता हूँ 50 है। अब बी की वैल्यू 50 है तो बी लेस देन सी आगे लिखा है। अब मुझे ये बताओ सी की वैल्यू बी से ज़्यादा ही रहेगी क्योंकि क्लोज माउथ किसकी ओर है, बी की ओर है। अब बी छोटा है, सी बड़ा है, तो अल्टीमेटली मुझे 50 से ज़्यादा वैल्यू कंसिडर करनी है। अब किसी को मैं पूछूंगा 50 से ज़्यादा कितनी कंसिडर करें, कोई बोलेगा सर 90 कंसिडर कर लो, बट कोई दूसरा बंदा ये भी बोलेगा कि सर 90 ही क्यों कंसिडर किया, सर 100 से ज़्यादा ही कंसिडर करो क्योंकि ये 50 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो मैं 150 कंसिडर कर लेता हूँ। तीसरा बंदा खड़ा होगा, सर 100 इसकी वैल्यू है, इसकी 50 है, तो मैं 150 भी क्यों, मुझे 100 ही मानना है, तो 100 भी तो मान सकता हूँ सर, क्योंकि अल्टीमेटली बी और सी के बीच में रिलेशन ये है कि बी छोटा होना चाहिए सी से, उसको ए से कोई लेना देना नहीं है, ए की वैल्यू कितनी है। सो आपको ये चीज़ समझना है, ए की वैल्यू बी के रिस्पेक्ट में बड़ी होनी चाहिए, बी की वैल्यू सी के रिस्पेक्ट में छोटी होनी चाहिए। सो अल्टीमेटली ये वाले केस में जब भी फ्लो चेंज होता है, फ्लो चेंज मतलब सिंबल उल्टे आ जाना, सही ना, सिंबल ग्रेटर देन वाले चल रहे हो और लेस देन वाले आ जाना, या फिर लेस देन वाले चल रहे हो ग्रेटर देन आ जाना, या फिर मिक्सअप आ जाना, तो आपका जो डिसीजन होगा वो डाउटफुल केसेस में ही चला जाएगा। यानी मुझे क्या करना रहेगा, 100 और 90 को कंसिडर करता हूँ तो मेरे केस में क्या हो जाता है, ए जो है वो बड़ा हो जाता है सी से। अगर 100 और 150 को देखता हूँ, सॉरी 100 और 90 को, हाँ अगर 100 और 150 को देखता हूँ तो ए छोटा हो जाता है सी से, और 100 और 100 को देखता हूँ तो ए इक्वल टू हो जाता है सी से। सो इक्वल टू दिख तो नहीं रहा था बट इक्वल टू वहाँ पे था ना, सही है। तो आपको क्या करना है, इक्वल टू में भी डाउटफुल ही रहना है, क्योंकि ग्रेटर और इक्वल्स टू साथ में हो सकते हैं, सिंबल इटसेल्फ सेज दैट, सही है ना। कंक्लूजन में देखो यहाँ पे सिंगल साइन ही थी, यहाँ पे फ्लो चेंज ही नहीं हो रहा था, तो इक्वल टू होने की संभावना थी ही नहीं, क्योंकि अगर ए 100 होता है तो बी को 150 ही होना पड़ेगा, और बी 150 होता है तो सी को 200 ही होना पड़ेगा। किसी भी सूरत में ए की वैल्यू बी के जितनी नहीं होगी, मतलब ए अगर 100 लिया जाए तो बी को 100 से ज़्यादा ही होना पड़ेगा, और बी 101 लिया जाए तो सी को 101 से ज़्यादा ही होना पड़ेगा। तो किसी भी सूरत में यहाँ पे ए जो है वो छोटा ही रहता सी से, कभी भी इक्वल टू नहीं आता। बट जब भी सिंबल बदल जाता है तब तीनों सिनारियो आ जाते हैं, या तो ग्रेटर देन भी हो सकता है, या तो लेस देन भी हो सकता है, या तो इक्वल्स टू भी हो सकता है। तो हम तीनों कंडीशन के लिए डाउटफुल ही रहेंगे, सारी कंडीशन, मतलब कोई भी कंक्लूजन आप इधर उधर ले लो, मतलब ए इज़ लेस और इक्वल्स टू सी बोल लो तो भी डाउट, ए इज़ लेस और इक्वल्स सॉरी हाँ सी इज़ लेस और इक्वल्स टू ए बोल दो तो भी डाउट, सी इज़ ग्रेटर और इक्वल टू ए बोल दो तो भी डाउट, ए इज़ इक्वल्स टू सी बोल दो तो भी डाउट, सारे सिंबल डाउट में होंगे। तो सर इसमें करना क्या है, तो इस वाले केस में आपको केवल आइदर और ढूंढना है, इस वाले केस में आपको केवल आइदर और ही मिलेगा। यानी आइदर और ऐसा होना चाहिए कि दोनों कंडीशन हो जाए। अब आइदर और किसे बोलते हैं, देखो आइदर और में हम आंसर तभी दे पाते हैं जब सारी कंडीशन उसमें कवर हो जाती है। अगर मैं बोलता हूं आइदर EITHER, आइदर ग्रेटर देन और लेस देन, तो ये वाला सही नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे तीन कंडीशन है, या तो ग्रेटर देन हो सकता है, या तो लेस देन हो सकता है, या तो इक्वल टू भी हो सकता है। तो मैं अगर ऐसा आंसर कर रहा हूँ ना कि आइदर ग्रेटर और लेस देन, तो इक्वल टू की वेटेज कहाँ गई, इक्वल टू भी तो हो सकता है, तो मैं ये वाला आंसर नहीं देख सकता। अगर मुझे बोला जाए आइदर ग्रेटर और इक्वल्स टू और लेस देन, तो यहाँ पे तीनों कंडीशन आ गई, देखो ग्रेटर भी आया, इक्वल भी आया, लेस भी आया, तो इसको मैं आंसर कर सकता हूँ। अगर मुझे बोला जाए आइदर लेस देन और ग्रेटर और इक्वल तो भी करेक्ट है। अगर मुझे बोला जाए आइदर लेस और इक्वल्स टू और ग्रेटर देन तो भी सही है।
आइदर ग्रेटर देन और लेस और इक्वल्स टू तो भी सही है। समझ में आई बात? मतलब आइदर में कौन कौन जा सकता है। अब यहाँ पे a इज़ ग्रेटर देन c है और a इज़ लेस और इक्वल्स टू c है, तो ये वाले दोनों आइदर और में जा सकते हैं। समझ रहे हो? आइदर और। अगर a लेस और इक्वल्स टू c है और a ग्रेटर और इक्वल्स टू c है, तो यहाँ पे ये भी देखना a और c की साइड सेम साइड है ना, क्योंकि तभी तीनों सिंबल कंसिडर होंगे। अगर आप a लेस देन c और a लेस और इक्वल्स टू c को कंसिडर करते हैं कि सर लेस देन भी आया, यहाँ पे भी लेस देन है, या फिर c उल्टा रखा है, मतलब इन्होंने उल्टा भी रखा होता है, c ग्रेटर और इक्वल्स टू है इस वाले के साथ, a लेस देन c और c ग्रेटर और इक्वल्स टू है, तो ये दोनों कंडीशन सेम जैसी ही हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटा कौन है? a ही है, यहाँ पे भी छोटा कौन है? a ही है। किसी भी सूरत में a बड़ा हो ही नहीं रहा और यहाँ पे a बड़ा होने की भी संभावना उतनी ही है। सो आइदर और इन दोनों के बीच में जाएगा, आइदर और। सही है ना? समझ में आई बात? मुझे उम्मीद है आ रही होगी, राइट? ठीक है, चलिए तो चलिए पिछले साल के कुछ एग्जाम्पल ही देख लेते हैं, या फिर कुछ और देखना है? चलिए एक और दिखाता हूँ मैं आपको कि a इज़ ग्रेटर देन b इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू c इज़ इक्वल्स टू d इज़ इक्वल्स टू f इज़ ग्रेटर देन g इज़ लेस और इक्वल्स टू h इज़ लेस और इक्वल्स टू I इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू g। अब ये वाली कंडीशन में पूरा समझना मतलब क्या होता है? अगर मैं कंक्लूजन बोलता हूँ a ग्रेटर देन c, तो सबसे पहले तो ये समझ जाना कि a की वैल्यू हर सूरत में c से बड़ी ही होनी चाहिए। अब काफ़ी लोग क्या सोचेंगे पता है? सर a ग्रेटर देन b है, बट b के बाद ग्रेटर और इक्वल्स टू है c, तो यहाँ पे इक्वल टू होने के चांसेस भी बन गए, बट ये इक्वल टू होने के चांसेस b और c के बन रहे हैं, a के नहीं। यहाँ से जो कन्वर्जन होगा, मतलब अगर मैं a को 100 कंसिडर करता हूँ तो b उससे छोटा ही होगा। अगर मैं b को 80 कंसिडर करता हूँ तो अब b और c के बीच में ये सिंबल कंपैरिजन हो रहा है कि b या तो इक्वल टू हो या तो b c से बड़ा हो। अगर b c से बड़ा है तो c को 50 ही होना पड़ेगा, और अगर b c के जितना ही है तो c को भी 80 ही होना पड़ेगा। सो किसी भी सूरत में अगर आप देखोगे ना तो a की वैल्यू जो है वो c से अल्टीमेटली बड़ी ही हो जाएगी। सही ना? इसलिए ऑलवेज कहा जाता है कि अगर आपको सिंगल, ये जो सिंबल है ना, इसको सिंगल साइन बोलते हैं क्योंकि ये एक ही कंडीशन है। इसको क्या बोलते हैं? डबल साइन, क्योंकि ये डबल साइन है। और इसको न्यूट्रल बोलते हैं, बट ये काउंट होती है डबल साइन में ही। सही ना? तो ऐसा कहा जाता है कि सिंगल साइन होना तो दोनों के बीच में एक बार होनी चाहिए और फिर फ्लो सेम होना चाहिए। फ्लो सेम मतलब ग्रेटर देन है तो ग्रेटर और इक्वल्स टू फ्लो सेम माना जाएगा। अगर लेस और इक्वल्स लेस है तो लेस और इक्वल फ्लो सेम माना जाएगा। और अगर डबल साइन है, ये क्या है? सिंगल साइन। तो ये एक बार ही आनी चाहिए या फिर एक से ज़्यादा हो चलेगा, और डबल साइन होनी चाहिए तो हर बार का मतलब भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट फ्लो तो सेम ही होना चाहिए, फ्लो डिफरेंट नहीं चलेगा। समझ रहे हो? ये नहीं आ सकती, क्योंकि फ्लो जैसे ही डिफरेंट हो जाएगा आपकी वैल्यू गड़बड़ा जाएगी। समझ रहे हो ना? ओके। अगर a इज़ ग्रेटर देन c पूछा था तो ये साइन कौन सी है? सिंगल साइन। तो सिंगल साइन एक बार आपको दिख रही है? जी हाँ, दिख रही है, यहाँ पे है। और फ्लो a और c के बीच में सेम है, सेम ही है, ग्रेटर देन वाला, तो ये कंक्लूजन करेक्ट है। अगर मैं पूछता हूँ a इज़ ग्रेटर देन f, तो a से f तक हमें देखना है, तो सिंगल साइन एक बार, क्या सिंगल साइन एक बार है, और फ्लो सेम होना चाहिए, ग्रेटर देन, ग्रेटर और इक्वल टू न्यूट्रल है तो इसमें भी काउंट होता है, तो ये भी करेक्ट है। करेक्ट क्यों है? अगर इस कंडीशन को हम आगे बढ़ाएं, अगर ये 50 है तो ये भी 50 ही रहेगा, क्योंकि ये भी 50 ही है, और ये 80 है तो ये भी 80 ही रहेगा, ये भी 80 ही रहेगा। सो अल्टीमेटली 100 की वैल्यू इससे
बड़ी ही हो जाएगी किसी भी सूरत में, समझ रहे हो ना। बट जैसे ही मैं आपको बोलता हूँ कि a इज़ ग्रेटर देन g, तो आप सब बोलेंगे सर सिंगल साइन एक बार मांगा था, तो मिनिमम एक बार मांगा था। अब a से g तक देखना है, तो क्या a से g तक सिंगल साइन मिनिमम एक बार है, वही साइन होनी चाहिए। ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन। देखो लॉजिक समझ आ गया है ना, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली दिख जाएगा कि a बड़ा है, b बड़ा और इक्वल टू c से है, c d f, मतलब b का जो c के साथ रिलेशन है वही रिलेशन d f के साथ है। सो मैं तो स्टेटमेंट को ऑलवेज क्या करता हूँ, इसको शॉर्टन कर देता हूँ। शॉर्टन करने का मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ कि मैं a ग्रेटर देन b लिखता हूँ, b ग्रेटर और इक्वल्स टू c d f साथ में लिखता हूँ क्योंकि ये तीनों की वैल्यू सेम है। फिर ग्रेटर देन g लिखता हूँ, फिर लेस और इक्वल्स टू h लिखता हूँ। अब ये दोनों की सेम है तो सेम मत लिख देना क्योंकि ये डिफर करते हैं। i लिखता हूँ और फिर ग्रेटर और इक्वल्स टू j लिखता हूँ। तो मेरा कन्फ्यूजन ही यहाँ पे खत्म हो जाता है। b की वैल्यू, b का रिलेशन जो f के साथ है वही सेम रिलेशन c और d के साथ रहेगा, है ना। तो अब मुझे देखना है a इज़ ग्रेटर देन g के लिए। अब यहाँ a से g तक मैं देखता हूँ तो मुझे सेम साइन ग्रेटर देन, यानी a की साइड ओपन माउथ, g की साइड क्लोज माउथ, a की साइड ओपन माउथ, g की साइड क्लोज माउथ, और सेम फ्लो है। देखो ग्रेटर देन, ग्रेटर और इक्वल्स, ग्रेटर देन, अगर बीच में इक्वल है तो ये बीच में इक्वल है तो ये भी चलेगा। यानी ये मिनिमम वन टाइम होना चाहिए, दो बार होगा, मल्टीपल टाइम होगा चलेगा, बट उल्टा सिंबल नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, ये करेक्ट होगा। देखो प्रैक्टिस करोगे ना समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि एक दिन में समझ जाओगे, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। लेक्चर को रिपीट करना, समझ में आ तो जाएगा ही, ऐसा नहीं होगा कि समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट, अगर मैं बोलूँ a इज़ ग्रेटर देन g है, अब मैं बोलूँ a इज़ ग्रेटर देन h, अब मेन खेल सामने आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, अब बात चल रही है a और h की। अब a यहाँ पे है और h है यहाँ पे। अब कंडीशन क्या कहती है, यहाँ तक तो सब ठीक था बट अब फ्लो चेंज हो गया। देखो एक चीज़ समझ जाना, जिन दो कैरेक्टर के बीच में a और h के बीच में फ्लो चेंज हो गया, बात खत्म हो गई। जब भी फ्लो चेंज होगा तीन पॉसिबिलिटी अराइज होगी। कितनी? तीन। हमने प्रीवियस स्लाइड में ही देखा, जब भी फ्लो चेंज होता है तो तीन पॉसिबिलिटी अराइज होती है, ग्रेटर देन होने की, लेस देन होने की, इक्वल्स टू होने की। सो हमारा ये ऑप्शन ना तो सही होगा ना तो गलत होगा, केवल डाउट में रहेगा। हालांकि हम इसको आंसर मार्क नहीं करेंगे, केवल आइदर और के लिए देखेंगे। अब अगर मैं बोलूँ a इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू h, डाउट में। a इज़ लेस और इक्वल्स टू h, डाउट में। a इज़ इक्वल्स टू h, डाउट में। कोई भी सूरत में हमारे a और h के कंक्लूजन डाउट में ही जाएंगे। अब h की जगह I लगा लो तो भी डाउट में ही रहेगा। अगर a की जगह b लगा लो तो भी डाउट में ही रहेगा, क्योंकि उनके बीच में ही सिंबल डिफर हो रहे हैं। सो सिंपल सी बात है कि जब भी सिंबल चेंज हो गया आपको डाउट में ही रखना है। अगर मैं बोलता हूँ g इज़ लेस और इक्वल्स टू I, अब लेस और इक्वल्स टू कौन सा सिंबल है? डबल साइन। डबल साइन का मतलब होता है हर बार, एवरी टाइम। मतलब होता है, मतलब कोई इंग्लिश मीनिंग नहीं है, आपको जस्ट ट्रिक देने के लिए ही है, ठीक है। डबल साइन मतलब हर बार, तो g और I के बीच में हर बार साइन होनी चाहिए। तो g और I के बीच में अगर आप देखोगे तो लेस और इक्वल्स टू यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हर बार है तो करेक्ट है, यानी आपका ये कंक्लूजन करेक्ट है। समझ में आई बात? अगर लिखा होता g इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू I तो गलत होता। क्यों? डबल साइन तो है बट सेम साइन हर बार नहीं है। यहाँ पे g इज़ लेस और इक्वल्स टू है और यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल्स टू पूछा जा रहा है, तो वो हर बार नहीं है। समझ रहे हो ना? ठीक है। थोड़ा साफ करना पड़ेगा, साफ जैसे ही करते हैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ठीक है।
ठीक है, चलो अब क्या हुआ है, अब बात करते हैं कि मतलब मैं पूछ रहा हूं कि b इज ग्रेटर देन i, तो सिंगल साइन एक बार ढूंढने नहीं जाना है। सबसे पहले तो ये देखो b कहाँ है, ये रहा, i कहाँ है, ये रहा। क्या दोनों के बीच में सिंबल चेंज हो रहे हैं, फ्लो चेंज हो रहा है? ये देखो ग्रेटर था चल रहा था और लेस देन आ गया, या फिर लेस देन चलता हो और ग्रेटर देन आ गया। कोई भी कंडीशन में अगर फ्लो चेंज हो गया है तो वो सारे कंक्लूजन क्या जाएंगे, डाउट में ही जाएंगे। b ग्रेटर देन इक्वल टू i पूछ लो, b लेस देन i पूछ लो, या फिर b लेस और इक्वल्स टू i पूछ लो। सभी सूरत में क्या आना है, डाउट में ही जाना है। तो इसका आंसर आइदर और में ही लीड कर सकता है। आइदर और यानी तीनों कंडीशन कंप्लीट होनी चाहिए। देखो ग्रेटर और इक्वल टू में आइदर और दो तरीके से आ सकता है कि आइदर ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो। लेस और इक्वल में भी आइदर दो तरीके से आ सकता है, या तो लेस देन हो या तो इक्वल हो। बट जब भी फ्लो चेंज हो जाए तो आइदर और जो होगा वो ग्रेटर और इक्वल या फिर ग्रेटर और इक्वल या फिर लेस देन में जाएगा, या फिर लेस और इक्वल ग्रेटर देन में जाएगा, या फिर लेस और इक्वल्स टू और ग्रेटर और इक्वल्स टू, या फिर ग्रेटर और इक्वल्स टू लेस और इक्वल टू, ये दोनों बात एक ही है, उसमें जाएगा। आपको जैसे जैसे क्वेश्चन करने आएंगे आपको वैसे वैसे समझ आते जाएगा। आपको जस्ट मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं पूछ लेता हूँ यहाँ पे, जो देखो G, I, J, ठीक है। अब मैं यहाँ पे D से लेके H तक का रिलेशन मांगूंगा तो भी ये ग्रेटर देन देगा, लेस और इक्वल्स टू हो चुका है तो वो सिंबल बदल गया, डाउटफुल में ही जाएगा। G और J के बीच में, अगर मैं G और J के बीच में देखूं, ग्रेटर देन मैं पूछूं G इज ग्रेटर देन J, तो सिंगल साइन है ग्रेटर देन सिंगल साइन मुझे दिख ही नहीं रहा, बट यहाँ पे फ्लो ही चेंज हो रहा है, और फ्लो चेंज मतलब कंक्लूजन डाउट। क्यों डाउट, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। फ्लो चेंज मतलब कंक्लूजन, क्यों डाउट। नहीं समझ आया वापस देखना, याद रख लेना, फ्लो चेंज मतलब कंक्लूजन डाउट। समझ रहे हो, फ्लो चेंज मतलब कंक्लूजन डाउट, आइदर और में ही जा सकता है। आइदर और किसके बीच में जाएगा, देखो b ग्रेटर देन i है और ग्रेटर देन कवर हुआ तो दो ही बच गया, लेस और इक्वल। लेस और इक्वल ये रहा, तो ये दोनों के बीच में आइदर और जाएगा, और बच के ये दोनों के बीच में भी आइदर और जाएगा। समझ में आई बात? मेरे ख्याल से आप कंप्लीटली समझ गए हैं। हाँ, एक पॉसिबिलिटी और आपको समझानी बाकी है, बट आप समझ जाओगे, क्वेश्चन आते ही मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर चलो स्लाइड मिल गई तो कर ही देता हूँ कि अगर ऐसा होता है a इज़ ग्रेटर इक्वल टू b इज़ इक्वल्स टू c इज़ ग्रेटर इक्वल टू d इज़ ग्रेटर इक्वल टू f इज़ इक्वल टू g इज़ लेस देन i इज़ ग्रेटर देन h इज़ ग्रेटर देन j। अगर इस केस में मैं पूछता हूँ कि a इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू f, ग्रेटर और इक्वल्स टू डबल साइन है, और डबल साइन के लिए हमने क्या लिखा था, हर बार डबल साइन के लिए हर बार एवरी टाइम वो साइन होनी चाहिए। इक्वल टू को हमें इग्नोर करना है क्योंकि इक्वल टू हमारे साथ बन जाता है। तो मैं तो इसको कैसे लिखता हूँ वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मैं जब भी इक्वल टू साइन होती है मैं उस कैरेक्टर को साथ में कंसिडर कर लेता हूँ क्योंकि वैल्यू तो सेम ही है। सही ना। तो a इज ग्रेटर इक्वल्स टू f, तो हमें ग्रेटर इक्वल्स टू डबल साइन है तो हर बार चाहिए। हर बार क्यों चाहिए, ताकि ये कंडीशन दोनों साथ में फुलफिलमेंट चले। सो a इज ग्रेटर इक्वल टू बी सी। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि सर इक्वल टू भी है, बट इक्वल टू को हमें इग्नोर करना है, तो a और f के बीच में ग्रेटर और इक्वल्स टू हर बार होना चाहिए, या फिर इक्वल टू होगा तो चलेगा, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो देखो ग्रेटर इक्वल्स टू यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, हर बार है, तो ये कंक्लूजन करेक्ट होगा। अब कोई पूछेगा सर करेक्ट कैसे होगा, मुझे एक रिप्रेजेंटेशन करके दो, तो चलिए रिप्रेजेंटेशन भी कर लेते हैं। अगर a की वैल्यू 100 होती है तो b की वैल्यू क्या हो सकती है, a से ग्रेटर, मतलब a बड़ा है तो b छोटा होना चाहिए, या तो b 50 हो सकता है, या तो a 100 होगा तो b भी 100 ही रहेगा। अब b 100 होगा तो c भी 100 ही हो सकता है, और b 50 होगा तो c भी 50 ही होगा। अब c 50 है, बाद में लिखा ग्रेटर और इक्वल्स टू d, मतलब c अगर 50 है तो d कितना होगा, 50 से ज़्यादा, सॉरी c 50 ज़्यादा होगा तो d को 40 होना पड़ेगा, या तो c 100 है तो d भी 100 ही रहेगा।
और d ग्रेटर और इक्वल्स टू f है। अगर d बड़ा है ग्रेटर और इक्वल्स टू f, मतलब d बड़ा है f से, तो 40 से बड़ा मतलब d 40 बड़ा है तो f को छोटा होना पड़ेगा, यानी f 30 होगा। और अगर इक्वल है तो ये 100 है तो ये भी 100 ही होगा, और ये 30 ही रहेगा और ये भी 100 ही रहेगा। सो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे ये 100 और ये 100, मतलब a इक्वल्स टू f मिला हमें, और ये 100 और ये 30, 100 बड़ा ही मिला, a ग्रेटर देन f मिला, मतलब दोनों कंडीशन होने के चांसेस हैं। अगर साथ में कंक्लूजन पूछ रहा है a ग्रेटर और इक्वल्स टू f, तो आपका ये कंक्लूजन करेक्ट है। बट अगर आपको इंडिविजुअल कंक्लूजन पूछ रहे हैं कि a इक्वल्स टू f है क्या, तो देखो सिंगल साइन है नहीं है, डबल साइन इक्वल्स टू है। इक्वल्स टू मुझे हर बार दिख रहा है बट किसी के साथ में दिख रहा है तो मैं इसको डाउटफुल रखूंगा। और सिंगल साइन, देखो सिंगल साइन एक बार होनी चाहिए। देखो सिंगल साइन a टू f में देखेंगे तो एक बार मुझे नहीं दिख रही, एक भी बार नहीं दिख रही सिंगल साइन, बट फ्लो तो सेम है, ग्रेटर देन वाला ही है, तो ये डाउट में रहेगा क्योंकि ग्रेटर देन हो सकता है या तो इक्वल टू हो सकता है। तो हम इन दोनों कंक्लूजन को आइदर और आंसर दे सकते हैं। पानी पी लेता हूँ भाई, बहुत बोल दिया। सही ना। और अगर पूछा जाए कि a इज ग्रेटर और इक्वल्स टू i, तो देखो a से g तक तो सिंबल सेम फ्लो में चल रहे हैं, बट i के पास पहुंचते ही सिंबल का फ्लो बदल जाता है, तो ये डाउट में चला जाएगा। अगर पूछा जाता a इज लेस देन i, तो ये भी डाउट में रहता क्योंकि लेस देन एक बार है बट फ्लो लेस देन का नहीं है। और सिंपल सी बात, फ्लो चेंज मतलब कंक्लूजन डाउट में। डाउट में तो तीनों कंडीशन वेरीफाई कर लो, क्योंकि फ्लो चेंज होगा तो तीन पॉसिबिलिटी आएगी, ग्रेटर देन की, लेस देन की और इक्वल्स टू की। और अगर फ्लो सेम वाला होगा, ग्रेटर इक्वल लेस और इक्वल, तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, ग्रेटर देन और इक्वल या तो लेस देन और इक्वल। तो जब भी फ्लो चेंज तो हमें ये तीनों कंडीशन कवर करनी है, यानी ये आइदर और में जाएगा। समझे बात? मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो चलिए कुछ सवाल कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है। पहली बार है, कंडीशन पढ़ लेता हूँ, डायरेक्शन। इन दिस क्वेश्चन रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट्स इज शॉन इन द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हमें मिलता है, द स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय कंक्लूजन। स्टेटमेंट के बाद हमें कंक्लूजन मिलेगा। स्टडी द कंक्लूजन, हमें कंक्लूजन को स्टडी करना है। बेस्ड ऑन द गिवन स्टेटमेंट, दिए गए स्टेटमेंट के बेस्ड ऑन हमें कंक्लूजन को स्टडी करना है। एंड आंसर द अप्रोप्रिएट आंसर एंड सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट आंसर। ऑप्शन ए कहता है कि ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, यानी केवल एक ही कंक्लूजन 1 नंबर वाला ही फॉलो करेगा। दूसरा वाला या तो डाउटफुल होगा या तो फॉलो नहीं करेगा। ऑप्शन बी कहता है ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, केवल दूसरा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, पहला वाला डाउटफुल होगा या तो नहीं फॉलो करेगा। तीसरा क्या कहता है, आइदर कंक्लूजन 1 और फॉलोज, यानी आइदर 1 सही हो सकता है तो दूसरा गलत होगा, और दूसरा सही होगा तो पहला गलत होगा, यानी आइदर और कंडीशन में यही चीज बोली जाती है। चौथा कंडीशन बोलता है नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज। नाइदर नॉर 2 फॉलोज का मतलब या तो पहला वाला डाउटफुल है और गलत है, दूसरा वाला भी डाउटफुल है और गलत है। डाउटफुल इसलिए क्या इसमें बोल रहा हूँ कि डाउटफुल हो सकता है। और ई ऑप्शन कहता है बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज, पहला वाला भी सही है और दूसरा वाला भी सही है। ऑप्शन क्लियर है? चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल हमें स्टेटमेंट सीधा मिला, x इज ग्रेटर देन s इज ग्रेटर इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू m इज ग्रेटर देन l इज लेसर इक्वल टू j। सबसे पहला मैं यही बोलूँगा कि लॉजिकली देखो, लॉजिकली नहीं समझ आता तो जो शॉर्ट ट्रिक है वो मैं बताऊँगा। देखो पहले तो m लेस देन x पूछा है, अब m यहाँ पे है, x यहाँ पे है। आप ये चीज़ समझ जाना कि m2 x देख रहे हो तो आपको इस डायरेक्शन में देखना पड़ेगा,
अगर आपको उल्टा नहीं देखना है तो इस कंक्लूजन को उल्टा कर दो। उल्टा क्या होगा इसका, x ग्रेटर देन m, यही होगा। अब ग्रेटर देन हमें देखना है, x बड़ा है s से, s बड़ा और इक्वल टू n से है और n का रिलेशन m से सेम है। सो x अल्टीमेटली बड़ा हो जाएगा m से। क्यों बड़ा होगा, देखो x की वैल्यू हर कंडीशन में s से बड़ी होगी। अब s की वैल्यू n और m से सेम रिलेशन में होगी। अब s n से बड़ा हो या उसके जितना हो, हर कंडीशन में x तो बड़ा ही रहेगा। अगर आपको वैल्यू से समझ आता है तो एक बार मैं वापस से दिखा देता हूँ। अगर ये 100 है, क्लोज माउथ किसकी ओर है, s की ओर, तो मतलब सूरत में क्या होने वाला है कि s की वैल्यू 100 से कम ही होनी चाहिए, 50 में मान लेता हूँ। अब n, s और n के बीच में क्या रिलेशन है, ग्रेटर और इक्वल्स टू का, मतलब 50 है तो ये 50 हो सकती है, या तो 50 से कम होगी 25, और जो n की वैल्यू है वही m को मिलेगी। सो किसी भी सूरत में अगर आप देखोगे तो ये 100 वाला 25 से या फिर 50 से बड़ा ही निकला, मतलब ये कंक्लूजन करेक्ट है, सही है ना। इसीलिए हम बोलते हैं सिंगल साइन, ग्रेटर देन को सिंगल साइन, लेस देन को सिंगल साइन। तो सिंगल साइन मिनिमम वन टाइम, एक बार वन टाइम, एंड फ्लो सेम, मतलब यहां पे देखोगे x से m तक आपको सिंगल साइन मिनिमम वन टाइम मिल जाती है, और फ्लो देखो ग्रेटर देन का ही है, इक्वल टू को तो हम इग्नोर करते हैं, तो ये करेक्ट आती है। अगर आप इसको उल्टा देखते हो तो उल्टा में भी आपको ये समझना है कि m को छोटा माना गया है, x को बड़ा, और यहाँ पे देखो m की साइड क्लोज माउथ ही जा रहा है और x की साइड खुला हुआ माउथ ही है, तो x अल्टीमेटली बड़ा है। नहीं समझ आता इनिशियली में, आप इसको उल्टा करके देखो, जैसे ही प्रैक्टिस करते रहोगे आपको समझ आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लॉजिकली समझना है तो लॉजिकली करो, शॉर्ट ट्रिक से समझना है शॉर्ट ट्रिक से करो, आंसर सही आने चाहिए, क्योंकि 5 नंबर कहीं नहीं जाने चाहिए, बड़े ही आसान है। अब क्या पूछा है, j इज ग्रेटर देन n। j कहाँ पे है, ये रहा, n कहाँ पे है, ये रहा। अब आपको j से n उल्टा देखना है, अगर उल्टा नहीं देखना है तो क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। कंक्लूजन को j इज ग्रेटर इक्वल टू n है तो n इज लेस और इक्वल्स टू j। उल्टा करने में एक चीज़ ऑलवेज ध्यान रखना, किसकी ओर क्लोज माउथ है, n की ओर, किसकी ओर क्लोज माउथ रहा, n की ओर, तो मतलब ये कंक्लूजन हमने सही से उल्टा किया है। अब ये साइन कौन सा है, लेस और इक्वल टू, n कहाँ है, ये रहा। अब n का m का रिलेशन सेम ही बनेगा, सो n इज इक्वल्स टू m है, बट ग्रेटर देन है और लेस और इक्वल टू है। हमें ये उल्टा करने की भी ज़रूरत नहीं थी, हमें ये ग्रेटर देन मिल जाता है, ये लेसर इक्वल टू मिल जाता है, फ्लो चेंज हो गया। फ्लो चेंज हो गया तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, डाउट में ही रहेगा, ना ही ये सही होगा ये पता है, ना ही ये गलत होगा ये पता है, तो हमें इसको डाउट में ही रखना है। क्लियर है, तो हमारा आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या जाएगा, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। दूसरा का हमें पता ही नहीं है, इसलिए दूसरा हम कुछ बोल ही नहीं रहे, दूसरे के लिए या तो वो गलत होगा या तो वो डाउटफुल होगा, सही है ना, ऑप्शन ए। कोई बोलते हैं सर ये सिंगल साइन मिनिमम वन टाइम एंड फ्लो सेम, अगर डबल साइन होती ग्रेटर और इक्वल टू, लेस और इक्वल्स टू, तो ये डबल साइन है एवरी टाइम, हर बार वो होनी चाहिए, इक्वल टू को इग्नोर करते हैं, तो ये लेस और इक्वल टू हर बार होना चाहिए, j और n के भी, j ग्रेटर और इक्वल टू n। अगर इसको उल्टा करके देखते हैं, n लेस और इक्वल टू j, तो लेस और इक्वल टू एक बार ही था, यहाँ पे उल्टा फ्लो था, इसलिए वो डाउट में गया। सही है, देखो शॉर्ट ट्रिक काफ़ी वियर्ड है, सिंपल कभी कभी लगती है, बट मुझे शॉर्ट ट्रिक ऑलवेज वियर्ड लगती है। रटना हो तो ठीक है, बाकी लॉजिकली मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप इसको 2-3 बार देखोगे क्लियर हो जाएगा। ऑलमोस्ट सारे पॉसिबल केसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो आपका मतलब नहीं बने ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, ओके। अब हमें क्या मिलता है, L इज इक्वल्स टू G इज ग्रेटर इक्वल टू N इज इक्वल्स टू C इज लेसर इक्वल टू V इज लेसर इक्वल टू B। मैं इसको कंप्लीटली कैसे लिखता हूँ पता है, LG ग्रेटर इक्वल टू NC लेसर इक्वल्स टू V लेसर इक्वल्स टू B।
देखो इनिशियली इसलिए आपको लिखना है, अदरवाइज ये आपको लिखना नहीं है। स्टेटमेंट अगर कंप्लीट है ऐसे ही जॉइंट, तो आपको ये समझ जाना है माइंड में, ठीक है। सबसे पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है, एल इज ग्रेटर देन सी। एल कहाँ है, ये रहा, सी कहाँ है, ये रहा। ग्रेटर देन सिंगल टाइम भी हमें नहीं दिखता, बट फ्लो सेम है। फ्लो सेम होने की वजह से वो डाउट में रहेगा। डाउट में क्यों रहेगा ये भी बता देता हूँ। देखो हम ऑलवेज कहते हैं सिंगल साइन है तो सिंगल साइन मिनिमम 1 टाइम होनी चाहिए, एंड फ्लो सेम होना चाहिए। यानी ग्रेटर देन चल रहा है तो ग्रेटर और इक्वल टू चलेगा, लेस देन चल रहा है तो लेस और इक्वल टू चलेगा, ठीक है। बट अगर साइन वो सेम साइन नहीं है, बट ग्रेटर और इक्वल्स टू है, तो ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू होने की तो संभावना हो जाती है, इसलिए वो डाउट में जाता है। एल इज ग्रेटर देन सी, एल इज ग्रेटर देन सी डाउट में। चलिए मैं आपके लिए एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो एल जी यहाँ पे दिख रहा है, ग्रेटर और इक्वल्स टू एन सी, मतलब एल इज ग्रेटर देन सी पॉसिबिलिटी, एल इज इक्वल्स टू सी पॉसिबिलिटी। सो इसलिए ये डाउट में रहेगा, हम इसको 100% ट्रू नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, अगर एग्जाम्पल से ही समझना है तो ये 100 है तो ये भी 100। जी और एन के बीच में जी बड़ा होना चाहिए या तो इक्वल टू होना चाहिए। अगर जी 100 है और जी बड़ा है तो एन को 50 होना पड़ेगा, इक्वल टू है तो एन 100 हो जाएगा। एन 100 है तो सी भी 100 ही रहेगा, अगर एन 50 है तो सी भी 50 ही रहेगा। सो दोनों ही सूरत में अगर आप देखोगे तो ये 100 और 50, यानी एल जो है वो बड़ा है सी से और एल जो है वो इक्वल टू है सी से। सो हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि एल बड़ा है या इक्वल टू है, सही है ना। बट दूसरा कंक्लूजन देखते हैं, तो एल इक्वल टू एन। अब एल और एन के बीच में देखेंगे ना तो हमें इक्वल टू ही चाहिए। अब सर कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे इक्वल टू है, यहाँ पे भी साथ में इक्वल टू है, तो ये सही है। नहीं, सही नहीं है। यहाँ पे इंडिविजुअल इक्वल टू है, बट यहाँ पे किसी के साथ में है। साथ में होने की वजह से वो क्या करेगा, डाउटफुल रहेगा। क्यों डाउटफुल रहेगा, यही है आपका एग्जांपल। ये 100 है, ये 100 होगा तो इक्वल टू रहेगा एन। ये 100 है, ये 50 है, तो एल बड़ा होगा एन से। सो अल्टीमेटली ये इक्वल टू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो डाउट में जाएगा। अब बात ये है कि एन और सी तो इक्वल वैल्यूज के हैं, मतलब सेम ही है, तो इसका ऑप्शन देखो एल लेस देन सी तो कभी नहीं हो सकता कि एल छोटा बन जाए सी से, क्योंकि फ्लो तो ग्रेटर देन का चल रहा है, तो इसका तो गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि जब केवल ग्रेटर और इक्वल्स टू की बात चल रही हो तो दो ही आइदर और केस बनते हैं, और जब लेस और इक्वल्स टू की बात चल रही है तब दो ही आइदर और केस बनते हैं। बट जब फ्लो ही चेंज हो जाता है, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तब ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू की संभावना आ जाती है सारे केस में। तो हमें क्या होगा, यहां पे तो सिंगल साइड ही जा रहा है फ्लो, तो L इज ग्रेटर देन C, L इज इक्वल टू N, तो दोनों ही सूरत में आइदर और आंसर लीड करेगा। अब आइदर और आंसर लीड करने की संभावना एक तो बहुत होनी चाहिए कि ये दोनों जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है ना, ये लेफ्ट साइड वाला, ये राइट हैंड साइड वाला, दोनों सेम होने चाहिए, बट दोनों इन टर्म्स ऑफ वैल्यू वाइज सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे L तो सेम दिख रहा है, यहाँ पे C और N सेम नहीं दिख रहा, तो आपको लगेगा कि ये होगा कि नहीं होगा। देखो N और C की वैल्यू अल्टीमेटली हमें सेम मिली है, इसलिए मैं L और G को साथ में लिखता हूँ और N और C को भी साथ में लिखता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि L अगर C से बड़ा हो गया तो अल्टीमेटली N से भी बड़ा हो जाएगा, और L अगर N जितना हो गया तो अल्टीमेटली L C जितना भी हो जाएगा। मतलब दोनों ही सूरत में ये आंसर जाएगा आइदर और वाली कंडीशन में, कि आइदर कंक्लूजन 1 फॉलोज करेगा या तो दूसरा फॉलो करेगा, लेस देन तो कभी नहीं फॉलो करेगा। और साथ में पूछा होता तो हम उसको आंसर ट्रू ही टिक करे थे, क्योंकि अगर हमें पूछा होता है L इज ग्रेटर और इक्वल्स टू N, या फिर पूछा होता है L इज ग्रेटर और इक्वल्स टू C, ये कंक्लूजन सही है, कोई इश्यू नहीं है। बट हमें इंडिविजुअल पूछा है, इसलिए ये आइदर और में जाएगा और हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर C, आइदर कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा या कंक्लूजन 2 फॉलो करेगा।
समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? एक बार रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगी, या फिर कमेंट करके बोलना, हम कुछ और एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए थर्ड सवाल क्या लिखा है, h इज ग्रेटर देन i इज ग्रेटर इक्वल टू g इज ग्रेटर देन x इज लेसर इक्वल टू n इज लेस देन s। कंक्लूजन नंबर 1, h इज ग्रेटर देन s, सिंगल साइन, मिनिमम, वन टाइम एंड फ्लो सेम। सिंगल साइन h और s के बीच में देखना है, h से लेके हम s तक जाते हैं, फ्लो चेंज हो गया, डाउटफुल, बात खत्म, चेक ही नहीं करना। s और g के बीच में देखना है, s और g के बीच में s से g तक देखना है, फ्लो चेंज हो गया, डाउट ही खत्म। अब कुछ लोग बोलेंगे सर फ्लो चेंज हो गया तो जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में इसको आइदर और दिया, उस तरह इसको आइदर और दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जब भी फ्लो चेंज होता है, जब भी फ्लो चेंज होता है तो हमारी कितनी पॉसिबिलिटी बनती है, ग्रेटर देन होने की, लेस देन होने की और इक्वल्स टू होने की। और आइदर और में आपको ये तीनों पॉसिबिलिटी कवर होती हुई होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपका कर्ता और ऑब्जेक्ट मतलब दोनों ही कैरेक्टर आपके सेम होने चाहिए। मतलब यहाँ पे h की बात चल रही है तो यहाँ पे h होना चाहिए, s कॉमन मिल गया बट h कॉमन नहीं मिला। अगर h और g यहाँ पे है तो h और g इक्वल होने चाहिए, मतलब यहाँ स्टेटमेंट में, बट स्टेटमेंट में इक्वल नहीं है तो ये हो ही नहीं सकता। मतलब अगर आपको आइदर और चेक करना है तो पहली कंडीशन पॉसिबिलिटी कितनी है, 2 है या फिर 3 वाली है, सारी कवर होनी चाहिए। दूसरी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम होने चाहिए, मतलब ये सब्जेक्ट h को मानते हैं तो यहाँ पे भी h होना चाहिए, ऑब्जेक्ट s को मानते हैं तो s भी दोनों सेम होने चाहिए। सर इसमें क्यों सेम नहीं था? सर इसमें n और c इक्वल टू वैल्यू के थे, इसलिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम इक्वल टू कंसिडर कर सकते हैं n और c को, कि वो सेम ही है, n ही c है और c ही n है, समझे? इसलिए, और l तो सेम था ही तो वहाँ पे क्लियर होता। यहाँ पे l की जगह एक जगह g होता ना तब भी वो क्वालिफाई करता, ये चीज़ समझ जाना, समझ रहे हो ना? ओके, पहले ही लेक्चर में बहुत बड़ा हथौड़ा मिल गया है ना इसका, बट मेरे ख्याल से एक्सप्लेनेशन अच्छा हुआ है तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा, समझ आएगा और आपके मार्क्स भी बनेंगे। और इसका आंसर क्या आ जाएगा? नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज, क्योंकि ना तो हमें पता है कि पहला फॉलो हो रहा है कि ना ही दूसरा हो रहा है, तो हम डाउट में देख रहे हैं। नेक्स्ट, z इज ग्रेटर देन h। हाँ, कोई पूछेगा सर डेफिनेटली डेफिनेटली ये फॉल्स वाले हैं, मतलब अगर पूछा जाए कि डेफिनेटली फॉल्स कौन सा कंक्लूजन है, नहीं ये डेफिनेटली फॉल्स नहीं है, ये भी डेफिनेटली फॉल्स, इसलिए तो हमने डाउट में रखा है कि ये 100% फॉल्स नहीं है, 100% ट्रू नहीं है। बट हाँ, हमारे आंसर के लिए 100% करेक्ट वाला मांगा है तो करेक्ट वाला नहीं है तो हमने आंसर नहीं किया। बट अगर आंसर पूछते हैं कि 100% फॉल्स वाला, तब भी हम इसको आंसर नहीं करते क्योंकि ये गलत भी 100% नहीं है, समझ रहे हो ना? देखो ये डाउट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाउट नहीं समझोगे तो 5 में से 5 मार्क नहीं है, 4 मार्क तो आप रट के भी ले आओगे, 5 में से 5 लाना इंपॉर्टेंट है, सही ना? क्वेश्चन नंबर 4, z से h तक देखना है, z से h तक, z से h तक। अब उल्टा देखना नहीं आता तो इसको उल्टा कर दो, h इज ग्रेटर देन z देन h इज लेस देन z, क्लोज माउथ h की ओर, क्लोज माउथ h की ओर, यानी मेरा कन्वर्जन सही हुआ। अब मैं उल्टा नहीं देखूंगा, मैं h से z तक देखूंगा। ये साइन कौन सी है? लेस देन, h लेस देन u है, u लेस देन इक्वल टू z है, करेक्ट है, लॉजिक वाले को तो समझ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर h 100 होता है तो u उससे छोटा ही होगा 50, और u 50 होता है तो z उससे छोटा हो सकता है, मतलब z बड़ा होगा, अरे सॉरी, ये h 100 हो सकता है तो ये बड़ा ही होना चाहिए, 150 हो सकता है, और u 150 है तो z को उससे भी बड़ा होना पड़ेगा 200, या तो उसके जितना भी हो सकता है 150 150। तो दोनों ही सूरत में क्या हुआ, या तो 150 मतलब 100 कम ही 150 से, h इज़ लेस देन z और 100 इज़ लेस देन 200,
वो दोनों ही केस में वो लेस देन है। बाकी रटने वाला टेक्निक क्या है, अगर सिंगल साइन है तो मिनिमम 1 टाइम और फ्लो सेम। यहाँ से देखो ये सिंगल साइन मिनिमम 1 टाइम मिल गई और फ्लो सेम है। कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे तो ग्रेटर देन था, तो तब आपको उल्टा देखना था। अगर उल्टी ओर से देखेंगे इस साइड से, इस एंगल से, तो z के लिए तो ग्रेटर और इक्वल्स टू u का सिंबल है, बट u से लेस और इक्वल टू z है। सो अगर z से हम पढ़ते हैं z इज ग्रेटर और इक्वल टू u, u इज ग्रेटर देन h, तो यहाँ पे ग्रेटर देन ही है, बट उल्टा देखने में दिक्कत हो, इसलिए हम इसको कंक्लूजन को उल्टा कर लेते हैं। आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपका माइंड ब्रॉडर होगा, समझ में आएगा और आपका ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा आगे जाके। पहली लेक्चर है तो डाउट रहेगा, जनरली आपको मल्टीपल टाइम्स ये लेक्चर देखनी चाहिए, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से मिल जाएगा। j ग्रेटर देन u है दूसरे में, साइन कौन सी है, सिंगल साइन मिनिमम 1 टाइम, फ्लो सेम। लॉजिक तो आपको समझ में आना ही चाहिए कि j से लेके u तक देखना है। अब देखो ये ग्रेटर देन, ये लेस देन, फ्लो चेंज, बात खत्म, ये रहेगा डाउट में, यानी कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है। कंक्लूजन 2 जो है वो डाउट में है, डेफिनेटली फॉल्स नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखना, और डेफिनेटली ट्रू भी नहीं है, ये चीज़ भी ध्यान में रखना। सो इसका आंसर जाएगा ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, दूसरे का पता नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल है C ग्रेटर देन G, सिंगल साइन मिनिमम 1 टाइम एंड फ्लो सेम। ग्रेटर देन साइन C से G तक देखना है, उल्टा नहीं देखना है। देखो C ग्रेटर देन G, ओपन माउथ C की ओर है, यहाँ पे भी ओपन माउथ C की ओर है, तो मिनिमम ये सिंबल 1 टाइम मिल गया और फ्लो सेम मिल गया, उल्टा ही है ना, तो ये करेक्ट ही होगा। अगर ये समझ नहीं आया तो उल्टा करो इसको, G लेस देन C। अब क्लोज माउथ G की ओर है, यहाँ पे भी क्लोज माउथ G की ओर था, लेस देन मिनिमम 1 टाइम चाहिए, मिल गया। फ्लो लेस देन होना चाहिए, मिल गया, करेक्ट। देखो रट के करो, लॉजिक से करो, दोनों ही सूरत में आपको समझ आना चाहिए। अगेन अगर आपको वैल्यू से ही समझना है, देखो पहली लेक्चर है इसलिए मैं वैल्यूज से समझा रहा हूँ, दूसरी लेक्चर में नहीं समझाऊंगा। G इज लेस और इक्वल टू D, या तो G लेस देन होगा, G लेस देन होगा तो D 50 होगा, 150, और इक्वल टू होगा तो 100 होगा। D इज लेस देन C, मतलब D C से कम है, तो C बड़ा होगा, मतलब ये 100 होगा तो C ऑब्वियसली 200 होगा, और ये 150 होगा तो ये भी 200 होगा, ये ना 190 होगा तो भी चलेगा, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि सेम ही लेना है। तो दोनों ही सूरत में देखोगे तो 100 जो है वो 190 से भी कम होगा, 100 जो है वो 200 से भी कम होगा, अल्टीमेटली G जो है वो C से कम ही रहेगा। कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है। दूसरा है H इज लेस देन D, H से D तक देखना है, सिंगल साइन 1 टाइम, लेस देन मुझे 1 टाइम यहाँ पे मिल गई, और फ्लो भी लेस देन है, सेम लॉजिक, और हमारा दोनों कंक्लूजन करेक्ट है 100%। सो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन E, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। सही है। देखो जितनी अच्छे से मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है ना, मैं दूसरे आने वाले वीडियो में नहीं करने वाला। अगर बेसिक समझ नहीं आया वापस से देख लेना, क्योंकि यहाँ से नहीं समझे ना आगे समझ नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, ख़त्म हो गए 5 सवाल आज के। ये आपके लिए होमवर्क है, सही ना। ये ऐसे लिखा है, मतलब ग्रेटर और इक्वल्स टू लिखा है साथ में, अलग से मत समझना। अब थोड़ी आड़स हम भी कर लेते हैं। सो ये होमवर्क है आपके लिए, कमेंट करके आंसर बताना, और PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछ लेना। अदरवाइज़ मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी टॉपिक को शायद 2-3 वीडियो में ख़त्म कर देंगे, उसके बाद सिलॉग्स कर लेंगे, उसके बाद पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट में खेलते रहेंगे, सही है ना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते जाना, शेयर करते जाना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।